मुझे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.6 से स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। ये हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आप लोगों को कि रिएक्शन A+B टू फॉर्म C और D हम लोगों को फॉर्म हो रहा है प्लस Q। ये Q क्या है? आपको एज लाइक हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इज़ फाउंड टू हैव पॉजिटिव इंट्रोपी। क्वेश्चन में आप लोगों को इंट्रोपी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। तो हम लोगों को इसके लिए क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? इसके लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत है गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? इसके लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत है डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी कैसे इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है? डेल्टा जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आपको इंथैल्पी और इंट्रोपी। डेल्टा जी ये गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस चाहिए। तो हम लोगों को क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से, क्वेश्चन से हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा एस क्या है हमारा? डेल्टा एस जो है ये जो हम लोगों को इंट्रोपी चेंज है, इंट्रोपी चेंज क्या है? पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। और क्वेश्चन में जो हम लोगों को हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा एंड इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि हम लोगों को Q क्या है? Q इज ऑन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हमें पता है कि डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा H की वैल्यू हमें निगेटिव नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से कम हो जाएगा, या कहो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से कम हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर चुका है। तो अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो गई तो फाइनल इसका वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा इंथैल्पी का। और उसी के कारण हम लोग फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो ये हमें नेगेटिव आ गया। तो अब तो हमारे लिए इजी हो गया। डेल्टा जी का साइन अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? किसी भी टेम्परेचर पे प्रोसीड कर सकेगा। लेकिन अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो चेक करें तो आपका डेल्टा एच के लिए अगर हम लोग ये टर्म्स को देखें तो ये हमारा क्या हो गया? ये वाला टर्म्स हम लोगों को कैसा है? फिर से रिएक्शन को हम लोग नीचे लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसका साइन क्या होगा? ये वैल्यू क्या है आपको? ये नेगेटिव है। माइनस करें और ये क्या है? टी है टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर वैल्यू हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। फिर इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव वैल्यू से। तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आगे लगा हुआ है और उसमें पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स ये भी हमारा क्या रह जाएगा? नेगेटिव ही रह जाएगा। तो हम लोगों को नेगेटिव माइनस नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? एक बड़ा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा जी हमारे लिए क्या होने वाला है? डेल्टा जी की वैल्यू हम लोगों को एज लाइक नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा, कहने का मतलब है कि मान लो कि -10 और -20 दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -30। तो उसी तरह से ये भी नेगेटिव और दूसरा वाला टर्म्स भी नेगेटिव। दोनों को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये जो हम लोगों को साइन होगा, दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू ही हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को गिब्स एनर्जी चेंज क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अगर गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसा होगा? प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब खुद ब खुद प्रोसीड करेगा। तो हम लोगों को ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन क्या कहता है? पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन हो गया पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, तो ये भी हमारा गलत है। पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ये हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 6 क्वेश्चन का क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन का है फोर्थ ऑप्शन। इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे
ये ऑप्शन नंबर थोड़ा हम लोगों को अरेंज करें तो 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये टर्म्स क्या हो रहा है, 4th नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो आपको पता है कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम। तो बच्चे हम लोगों को इस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, किसी भी सिस्टम के लिए अगर इंटरनल ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एनर्जी अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ ये आएगा। तो 701 जूल इसका पॉजिटिव हो गया। ये सिस्टम है और ये वर्क कितना कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे। तो अगर ये वर्क करता है तो इसके लिए वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि अगर सिस्टम कोई वर्क करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम होगी और ये एनर्जी क्या होगा, माइनस साइन के साथ। तो हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर डेल्टा यू या डेल्टा ई से डिनोट करें इंटरनल एनर्जी को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा हीट एनर्जी प्लस वर्क डन, और वर्क डन का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव -394 जूल, और इसके हीट एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, 701 जूल। दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 307 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा ई से और डेल्टा यू से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा 305 जूल से। नेक्स्ट है बच्चे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, साइनामाइड ये है हम लोगों को, साइनामाइड NH2CN है, विथ डाईऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमेट्री। बॉम्ब कैलोरीमेट्री कहने का मतलब है इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और जो भी इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, वो उसके इंटरनल एनर्जी में। ये जो भी हम लोग इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे ये इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद, एंड डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी 472 किलोजूल पर मोल। और ये टेम्परेचर, ये रिएक्शन कब हो रहा है, कि कहाँ पे हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है आपको 298 केल्विन पे। तो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। हमें पता है हमारे लिए एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू होती है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा NGRT। ये क्या है, एन क्या है, डेल्टा एन है आप लोगों को किसी भी गैसियस सब्सटेंस, अगर हम लोगों को किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है हम लोगों को रिएक्शन का टेम्परेचर है। तो देखते हैं हम लोग इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है 742.7 किलोजूल पर मोल, और ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू हम लोगों को डेल्टा NGRT निकालना है। तो n को वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक किसका हेल्प लेंगे, हम लोग हेल्प लेंगे रिएक्शन के गिवन रिएक्शन में। तो हम लोगों को देखिए कि इसके नंबर ऑफ, ये क्या है, एक गैसियस रिएक्टेंट है, ये भी हम लोगों को गैसियस रिएक्टेंट है, और हम लोगों को ये गैसियस प्रोडक्ट है, ये गैसियस प्रोडक्ट है और ये भी गैसियस प्रोडक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हो गए हमारे, ये 1 मोल है, और ये भी हम लोगों को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल
अगर हम लोग इसी रिएक्शन को क्या करें, इसी रिएक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज नीचे करके लिखें, तो इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो इसको क्या हो रहा है, इसके मोल कितने हैं 1 मोल, इसके मोल कितने हैं 1.5 मोल, इस साइड मोल कितने हैं 1 मोल और इसके भी मोल कितने हैं 1 मोल। तो प्रोडक्ट साइड के टोटल मोल कितने हो गए 2 मोल, रिएक्टेंट साइड के टोटल मोल कितने हो गए 2.5 मोल। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2.5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.5। और अगर ये जीरो निगेटिव है 0.5, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, डेल्टा एच की वैल्यू होने वाली है, डेल्टा एच की वैल्यू होने वाली है -742.7 किलो जूल, फिर इसके साथ माइनस साइन, फिर इसके लिए हाफ के लिए 0.5 हो गया ये। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हम लोगों को जूल में निकालना है, तो ये जूल वाला टर्म्स चाहिए, तो इसमें हो जाएगा 8.314 जूल। फिर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मोल था, ये हम लोगों को जूल में है, और इसके साथ इसका यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 298 केल्विन। तो केल्विन से कैंसिल, मोल इसके मोल से कैंसिल, ये 0.5 क्या था, ये 0.5 मोल था, ये वैल्यू क्या था, ये वैल्यू था आपको 0.5 मोल। तो यूनिट भी आप चेक कर लो कि यूनिट भी आपका मैच कर रहा है। तो हम लोगों को आंसर किस में आएगा, इस साइड की वैल्यू आने वाली है जूल में, और ये है किस में, ये है हम लोगों को किलो जूल में। तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को जो पीछे वाला टर्म्स है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस वाले टर्म्स में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों को किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके, इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज, तो अगर हम लोग पीछे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है आपको 1238.786 जूल, और ये वैल्यू क्या है -742.7 किलो जूल, ये भी निगेटिव में ही होगा। तो दोनों के वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डेसिमल इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.238786 जूल। और ये टर्म्स क्या होने वाला है, इसको हम लोग अप्रॉक्स कर सकते हैं -1.24 किलो जूल। ये टर्म्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलो जूल। -742 -7, दोनों वैल्यू अब हम लोगों को किलो जूल में है, और अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों निगेटिव वैल्यू है तो दोनों ऐड हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा -4, ये हो गया 9.347 किलो जूल। यूनिट हम लोगों को किलो जूल में ही था, किलो जूल पर मोल भी रह जाएगा इसका, किलो जूल के टर्म्स में ये रह गया डेल्टा एच का यूनिट। मेन हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि कोई भी रिएक्शन जो है, रिएक्शन हम लोगों को जहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है इसमें हम लोगों को डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी
दोनों रिलेटेड है कौन से इक्वेशन से? एंथैल्पी इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी बाय डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NG/RT से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को कैलकुलेट द नंबर ऑफ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 35 to 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी एल्युमिनियम की दी हुई है। तो सबसे पहले मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। और उसी की वैल्यू क्या दी हुई है? उसकी वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 24 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन से राइज करें तो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू 20 है। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। तो इसी वैल्यू को हम लोग इसी वैल्यू को यूज़ करके हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, कितने हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। हम लोगों को हीट एनर्जी ज़रूरी कितनी होगी जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 35 से 55 डिग्री सेल्सियस करते हैं और उसका वेट क्या है? 60 डिग्री। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? किसका? नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम। ये हो जाएगा गिवन वेट ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम। एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम ये किस यूनिट में रहेगा? ग्राम पर मोल में रहेगा। और ऊपर वाला किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। तो इसको देखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 ग्राम पर मोल होता है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.222। ये चलते रहेगा, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग टर्म है। तो इतने मोल हो गए। ये आंसर क्या हुआ? आपको मोल में आंसर आया। ग्राम कैंसिल आउट, मोल ऊपर। फिर उसके बाद हम लोगों को पता है कि क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी CM। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ये किसके इक्वल होगा? ये होगा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? इसके साथ साथ हो जाएगा नीचे में टर्म्स जो रहेंगे हमारे क्या होंगे? चेंज इन टेम्परेचर, ये वैल्यू होगा। तो हम लोगों को देखिए कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए। तो हम लोगों को हीट अगर फाइंड आउट करना है तो हीट के लिए इक्वेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो जब सभी वैल्यू को हम लोग रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है? हमारा वैल्यू होता है 2.222। ये चलेगा मोल में। मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है? मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है आपको 24। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है? मोलर हीट कैपेसिटी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 जूल पर मोल पर केल्विन। ये हो गया 24 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है 55 माइनस 35, तो ये केल्विन में आएगा। तो केल्विन को कैंसिल कर दिया, मोल को कैंसिल कर दिया। जो भी आंसर आएगा आपका किस यूनिट में आने वाला है? ये आंसर आने वाला है आपको जूल में। तो वैल्यू क्या होगा? 2.222
2.23 यूज़ कर सकते हो इसके लिए आप। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 सिंपल 2.2222 चलते रहेगा। तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो 2 को ही छोड़ दीजिए, और इधर क्या हो गया 24, और इधर क्या हो जाएगा 20। ये किस यूनिट में आने वाला है, जूल में आने वाला है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको 2.222 इंटू 24 इंटू 20। ये वैल्यू हो जाएगा आपको 1066.66, ऐसे ही चलेगा जूल में। तो इसके किलो जूल में अगर इसको हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लें तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 1067 कह सकते हैं, 1067 ये जूल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.067 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड। तो जब भी किसी सिस्टम के टेम्परेचर को, जब भी हम लोग एल्युमिनियम के टेम्परेचर, एल्युमिनियम में इस वाले सिस्टम में जब जिसका वेट 60 ग्राम है, इसमें हम लोग अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करें, कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, 1.067 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर आपको 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हम लोगों को चेंज डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन हम लोगों को डिग्री सेल्सियस का चेंज केल्विन के चेंज के बराबर होता है, तो हम लोग इसके बदले केल्विन में यूज़ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को 6.10। ये क्या कह रहा है आप लोगों को, ये कह रहा है कि कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी सबस्टांस का हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो टेम्परेचर डाउन करेंगे तो पहले लिक्विड से क्या होगा, वो लिक्विड से आप लोगों को सॉलिड में कन्वर्ट, लिक्विड से वो उसके टेम्परेचर घटेंगे। मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या रहा होगा, 1 मोल ऑफ वाटर। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, टेम्परेचर है, मान लीजिए कि कोई ये पार्टिकुलर टेम्परेचर है। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर, ये +10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 यूनिट कन्वर्ट डिनोट कर रहे हैं, और इधर मान लो कि आपका -10 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले तो यहाँ पे हम लोगों को 1 मोल ऑफ वाटर था, इसके टेम्परेचर को डाउन करते जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को अब इस 0 डिग्री सेल्सियस में आने के बाद ये रुक जाएगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का डिक्रीजमेंट इसका रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा इसका टेम्परेचर का डिक्रीजमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को कोई सबस्टांस अब अगर हम लोगों को जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म से अब कन्वर्ट होगा, किस में, ये लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होगा। ये था हम लोगों को लिक्विड, और अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से कन्वर्ट होगा सॉलिड में। ये क्या हो रहा है, ये हम लोगों को सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, इसके लिक्विड से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये तब तक 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा जब तक सारे के सारे लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं सॉलिड में। जैसे ये सारे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब इसमें टेम्परेचर इसका क्या होगा, अब इसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो ये क्या होगा, हम लोगों को डाउन करते रहेंगे, इसका टेम्परेचर ये क्या होगा, रिलीज़ होगा, ये हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा और ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। तो ये रिएक्शन है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हीट चेंज। तो हीट चेंज हम लोगों को यहाँ पे एक हीट चेंज की वैल्यू होगी, दूसरी हीट चेंज की वैल्यू हम लोगों को यहाँ मिलेगा, और तीसरी हीट चेंज की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो टोटल हीट चेंज क्या हो जाएगा, टोटल हीट चेंज हम लोगों को डेल्टा H की बात करें तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 मिलने वाला है।
चेंज इन हीट। ये प्रोसेस को मान लीजिए कि आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे होंगे? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सिस्टम का टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? जब सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा आपको। तो रिलीज़ करने वाले सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? रिलीजिंग सिस्टम के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिलेगा? देखिए, हीट कैपेसिटी दिया हुआ है लिक्विड का, और ये मोलर हीट कैपेसिटी हम लोगों को सब्सटेंस का है। क्या है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी ही दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर हम लोग फर्स्ट डेल्टा H1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या होगा? हीट कैपेसिटी आपको क्या होने वाला है? हमें पता है Cp इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी कितनी है? हीट कैपेसिटी है इसकी 775.3 किलो। ये क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको? -10 हो जाएगा। तो हीट एनर्जी रिलीज आपको ये दिख रहा है माइनस साइन के साथ, तो -10 डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो। केल्विन स्केल में भी सेम चेंज होगा। -10 केल्विन इंटू 75.3, ये जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, फिर इसके साथ क्या हो गया? मोल ऑफ सब्सटेंस कितने हैं? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। तो ये मोल को कैंसिल आउट कर दिया, ये केल्विन को कैंसिल आउट कर दिया, बच क्या गया? ये वैल्यू बच गया -753 जूल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्स्ट रिएक्शन में, जब भी ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा तो ये क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू इसकी क्या हो गई है? -753 जूल एनर्जी रिलीज़ किया। अब ये जो फ्यूज़न हो रहा है, मतलब कि आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न दिया हुआ है। फ्यूज़न इसी के जस्ट अगर हम लोगों को लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड होता तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता, और ये लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोगों को ये एनर्जी आपको रिलीज़ करेगा। तो इसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है? इसमें भी हम लोगों को डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न, ये क्या दिया हुआ है? जूल पर मोल में दिया हुआ है। तो 1 मोल ऑफ वाटर को ही हम लोग कर रहे हैं किलो जूल में है। इसका आंसर, इसका वैल्यू क्या है? किलो जूल। तो डेल्टा H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके H2 की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड हीट, या कहो डेल्टा H2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न डेल्टा तो ये वैल्यू क्या हो रहा है? ये वैल्यू भी हम लोगों को एंथैल्पी रिलीजिंग है, ठीक ना। और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? -6030 जूल डेल्टा H2। और इसी के जैसा हम लोगों को डेल्टा H3 क्या हो जाएगा? डेल्टा H3 में अब हम लोगों को सॉलिड आइस को हम लोग क्या कर रहे हैं? डेल्टा Cp मोल, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इंटू Cp मोलर हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके लिए वैल्यू क्या है? ये Cp आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। Cp की वैल्यू क्या दी हुई है? Cp सॉलिड कहने का मतलब आइस, और आइस कहने का मतलब ये क्या हो गया? हम लोगों को सॉलिड वाटर है, तो सॉलिड वाटर के हम लोगों को मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है। ये क्या है? 36.8। ये वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, तो 1 मोल है,
इंटू 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर चेंज कितना है? अब हम लोगों को टेम्परेचर माइनस हो गया, फाइनल क्या हो गया -10, और इसमें 0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, तो ये वैल्यू भी निगेटिव हो गया, तो ये भी हम लोगों को क्या होगा -368 जूल। तो टोटल हीट एनर्जी चेंज क्या हो गया? डेल्टा H हो गया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इसकी वैल्यू हो रही है -753 जूल -6030 जूल -368 जूल। सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे निगेटिव साइन के साथ हैं, तो सभी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 1 हो गया इधर, ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 5, फिर ये क्या हो गया 3, और ये 10 11 ये 7 -7151, ये क्या हो गया जूल। ये एनर्जी हम लोगों को रिलीज़ हो रही है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा -7.151 किलो जूल एनर्जी रिलीज़। ठीक है, तो हम लोगों को यही पूछ रहा था एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग, तो हम लोगों को इसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज के बराबर ही एंथैल्पी चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों को सारा का सारा प्रोसेस कैसा चल रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन to carbon dioxide is 393.5 kilojoule per mole. Calculate the heat release upon the formation of 35.2 gram of carbon dioxide from carbon and dioxygen gas. हम लोगों को क्या कहना है? हम लोगों को इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एंथैल्पी ऑफ हम लोगों को कंबशन दिया हुआ है। कंबशन कहने का मतलब कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जब क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग बर्न किए, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए, तो ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रही है? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। हम लोगों को लिखते हैं पहले क्वेश्चन। ये क्या हो गया? कंबशन ऑफ कार्बन, मान लीजिए कि ये ग्रेफाइड ही है, ग्रेफाइड है, इसको कंबशन करवाया गया। कंबशन करवाना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना हो रहा है। -393.5 किलोजूल पर मोल। अब इसमें क्या करें? कैलकुलेट हीट रिलीज व्हेन फॉर्मेशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए भी इसी क्वेश्चन में होगा फॉर्मेशन ऑफ CO2, लेकिन हम लोगों को इसकी अगर इसका वेट देखें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्मेशन में क्या होगा? ये फॉर्म कितना हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है आपको ये 12 ग्राम, ये 32 ग्राम, और ये फॉर्म क्या कर रहा है? 44 ग्राम ऑफ CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोगों को चाहिए क्या? अब हम लोगों को चाहिए फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 चाहिए। तो हम लोगों को रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्या रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं? 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्विवेलेंट टू -393.5 किलोजूल तो 1 ग्राम के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा? 1 ग्राम ऑफ CO2 इन्वॉल्व इक्विवेलेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्विवेलेंट होगा? ये -393.5 किलोजूल के इक्विवेलेंट होगा, डिवाइडेड बाय 44। तो हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए 35.2। (393.5 डिवाइडेड बाय 44
इंटू 35.2 ये ग्राम। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोगों को वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा, ये किलो जूल में ही है, किलो जूल पर मोल किलो जूल में है। तो टर्म्स अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें तो देखें क्या हो रहा है, ये वैल्यू हम लोगों को मिल के आ रहा है 393.5 ये इंटू 35.2 डिवाइडेड बाय 44। तो ये वैल्यू मिलेगा हम लोगों को 314.8। ये क्या होगा, किलो जूल एनर्जी रिलीज। या कहिए कि इंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप लोग 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करोगे, हम लोगों को इसमें क्या कर रहा था, इंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन दिया था, तो कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। यही था आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O गैस and N2O4 gas are -110, -393, 81 and 9.1 किलोजूल पर मोल। चारों का वैल्यू आप लोगों को दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR फॉर द रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो रहा है इसमें, तो इस कंपाउंड के इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो इसके हेल्प से हम लोगों को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए आपको पता है कि ये टर्म्स क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये वैल्यू होता है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होगा, इंथैल्पी देख लीजिए। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, हम लोगों को जिस भी यूनिट में जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आपको सबसे पहला वाला वैल्यू, यही वैल्यू है -110। सारे के सारे यूनिट आप लोगों को किलो जूल पर मोल में ही है। ये वन वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू किलो जूल पर मोल में ही कंसीडर करेंगे, किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -393 किलो जूल। फिर उसके बाद क्या है, N2O गैस, इसकी एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है, 81 किलो जूल पर मोल। लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है, N2O4। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू 9.7 किलो जूल पर मोल। तो हम लोगों को ये सारी वैल्यू किसकी दी हुई है, ये सारी वैल्यू दी हुई है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। और हम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है वही डिसाइड करेगा कि हम लोगों को जो टर्म्स हैं इसमें, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले हैं, यही इक्वेशन डिसाइड करेगा हम लोगों को कि हमें क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कौन सा रिएक्टेंट कितने नंबर में चाहिए। इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखें ठीक से, तो हम लोगों को इस रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेंट है N2O4, ये कितना चाहिए, ये चाहिए हम लोगों को, इसका 1 मोल ही चाहिए। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोगों को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कहें
तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोगों को। देखिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट में है N2O, N2O, N2O ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों को कितने N2O चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल के लिए हम लोगों को हो जाएगा 81 किलो जूल। फिर इसके बाद क्या होगा, 3 टाइम CO2 चाहिए, CO2 कितना चाहिए, ये 3 टाइम चाहिए। ये अगर हम लोगों को 3 टाइम चाहिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो 3 इंटू 3 वैल्यू क्या है इसका, 393 किलो जूल। ये हो गया हम लोगों को सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना है सम ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की वैल्यू आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो गया हम लोगों को 9.7, ये हो गया रिएक्टेंट। फिर दूसरा इसका रिएक्टेंट कौन हो गया, +3 टाइम CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम, ये प्लस साइन के साथ है, -101 किलो जूल। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है हम लोगों को, इसी को जब सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इसमें टर्म्स क्या है, इसमें टर्म है 939 इंटू 3, ये वैल्यू हो जाएगा 1179, नीचे ही लिखते हैं। तो वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू हो रहा है 81 किलो जूल माइनस 1179 जूल। माइनस करेंगे तो टोटल ये क्या होने वाला है 9.7, और ये माइनस क्या हो जाएगा 330, ठीक है। और इसी का हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होने वाला है हम लोगों को प्लस ये 81 ये वैल्यू हो गया 10 माइनस क्या करेंगे 303, ये वैल्यू हो रहा है इसमें, ये किलो जूल में ही है तो ये वैल्यू हो जाएगा इसमें एडिशन के साथ। तो वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू हो रहा है आपको 10 माइनस 1098 प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 2320.3। तो ये वैल्यू होगा हम लोगों को माइनस 777.7 किलो जूल, ये इसका आंसर होगा। तो हम लोगों को इसके आंसर की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हम लोगों को किलो जूल में आंसर आ रहा है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है। और इसमें पर मोल भी लगा सकते हो आप, इसका सारा यूनिट हम लोगों को पर मोल में है तो पर मोल में आ गया। और इसके अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो सकती है, अप्रॉक्स वैल्यू हो सकती है -7 और 8 किलो जूल। डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। 13 से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।